हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज का दिन शुभ हो। ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में हम आपको मिलवा रहे हैं समाज सेवी, साहित्यकार, लेखिका अनुपमा पांडे जी से। अनुपमा पांडे जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है कि हम जो हमारे नए मेहमान होते हैं उनको ट्रू मीडिया से रूबरू कराते हैं, उनके अनुभवों से, उनके जीवन शैली से, उनकी कार्यशैली से। तो हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आपके जीवन में जब पहली जॉब लगी आपकी, तो उसमें कोई ऐसा संस्मरण बताएं हमारे दर्शकों को, जो संस्मरण आपके दिल को छुआ या नहीं छुआ। अच्छा, कृपया बताएं। सबसे पहले तो मैं ट्रू मीडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ जी। और जो भी दर्शक आपके साथ जुड़े हैं उन सबका अभिवादन करती हूँ। जी, शुक्रिया। सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं ना कहीं मानस पटल पर अंकित रहता है। जी 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 जी। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया था और उसके जी, बाद जी। मेरी फर्स्ट जॉब जो लगी जी वो अपोलो IPD एडमिन के लिए लगी थी। जी, दिल्ली में। दिल्ली में, क्या बात। सरिता विहार, वाह। 2005 में। आहा। और सर जब मेरा HR राउंड होने के लिए हुआ था जी और मेरे पापा को मैंने बताया कि कल मेरा HR राउंड होने जा रहा है और जी उसमें जी। 2 दिन मुझे नाइट शिफ्ट करनी है। सर मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारी पहली जॉब है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जी लेकिन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, जहां हम सेफ फील ना करें जी वहां जॉब आपको नहीं करनी है। रात के अंधेरे में जी। कैब की फैसिलिटी नहीं है, जी जी। तो आप जॉब को रिफ्यूज कर देना। और ये मेरे लिए बहुत दुविधा वाला प्रश्न था। जी, जी। और आदेश था पिता जी, का। जी जी। तो मैं उसे टालना भी नहीं चाहती थी, कहीं ना कहीं उनका अनुभव उसमें बोलता बिल्कुल था। सही कहा, बिल्कुल सही और कहा। मैंने HR राउंड में जाकर के रिक्वेस्ट करी कि जी। सर आप लोग प्लीज मुझे कैब प्रोवाइड करा दीजिए, जी जी। अदरवाइज मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, जी, लेने जी, से जी। पहले ही छोड़नी पड़ेगी। क्या बात है, तो क्या एक बात। ये संस्मरण था, वो जॉब मैंने नहीं की। जी जी जी। ये कहें कि आपने अपने अभिभावकों के अनुभवों को जी। ज्यादा महत्वता दी। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें हमारे जीवन से, हमारी उम्र से ज्यादा अनुभव होता है। डेफिनेटली और सर। माँ और पिता ही ऐसे होते हैं जिनके संरक्षण में हम अपने आप को संरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा संस्मरण है हमारे युवाओं के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप साहित्यकार भी हैं, लेखिका भी हैं, जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को 4 लाइनों से जोड़ें आप। दर्शकों के लिए ही बोलती हूँ, आप सभी का प्यार है ट्रू मीडिया से जी। कि तुझे चाहना अगर खता है तो खता ही सही। वाह। तुझे चाहना अगर खता है तो खता ही सही। वाह। इश्क एक बेजुर्म सजा है तो सजा ही आहा, सही। वाह 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 वाह। इश्क एक बेजुर्म सजा है तो सजा ही सही। जी। और सबूत क्या दूं तुझे अपने इश्क के इंतहा की। आहा। सबूत क्या दूं तुझे अपने इश्क के इंतहा की। जी। मेरी पाकीज़गी अगर दगा है तो दगा दगा ही सही। वाह 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 वाह। आप सभी को बहुत 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 हमारे युवाओं को आपने बड़ा प्रेरित वाली रचनाएं सुनाई। जी। और हम आगे के प्रश्न में युवाओं की ओर चलते हैं। जी सर। जैसा कि हमारी युवा, हमारी जो वर्तमान में जो, हालांकि युवा तो सभी हैं, जो पूर्व हैं वो भी युवा हैं, पूर्व युवा, वर्तमान के युवा हैं, और जो बाद के वो भी युवा ही होते हैं। तो जो वर्तमान के युवा हैं हम उनके लिए बात करते हैं कि आज का युवा अपना कैरियर बनाने के लिए अपनी सामाजिक ज़रूरतें, जैसे विवाह है, रिश्ते हैं, माता पिता के रिश्ते हैं, बहन भाई के रिश्ते हैं, उन सबको छोड़कर सिर्फ कैरियर के ऊपर जा रहा है, कैरियर बनाने में लगा हुआ है। वो चाहे उस व्यक्ति की, उस युवा की उम्र 35 साल हो जाए या 40 हो जाए। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कुछ मित्रों को उनकी 45 वर्ष की उम्र हो गई कैरियर बनाने में, उसके बावजूद ना ही तो उन्होंने कोई रिश्ते जोड़े हैं अपने, ना वैवाहिक जीवन जोड़ा है। इससे हमारा सामाजिक विघटन हो रहा है। जी, इस विषय में युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और चिंतनीय भी है। बहुत सुंदर प्रश्न सर ने रखा। जी। विवाह और करियर जी। दोनों में सामंजस्य स्थापित करना युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। करियर नो डाउट आपको एक पहचान देता है। बिल्कुल। करियर होना भी चाहिए, आपको स्वतंत्रता देता है, भावों की अभिव्यक्ति देती है, और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने जीवन शैली अपने अनुरूप कैसे चलाना है उसके लिए वो स्वतंत्रता देता है, आत्मविश्वास देता है, आत्मनिर्भर बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके साथ आप अपने वैवाहिक समय को अगर आगे बढ़ा देते हैं जी, जी। तो उसमें बहुत तरह की समस्याएं हो जाती हैं। जी जी। मुझे जहां तक दिखता है अपने आसपास के क्षेत्र में, जो आजकल लड़कियां या लड़के दोनों ही करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हुए हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन हमें दोनों के साथ तालमेल कैसे बनाना है इसको देखना होगा, क्योंकि इससे हमारी
सामाजिक विघटन तो हो ही रहा है, रिश्तों जी, पे भी जी, प्रभाव जी, पड़ता है। जी, जी, जी। बच्चे बहुत देर से होते हैं, जी। उनके साथ आप सामंजस्य नहीं बिठा पाते जी, हैं, जी, जी, आपका जी। मानसिक असंतुलन होता है, बिल्कुल। बहुत तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जी, जी, और जी। सभी यहाँ पे शिक्षित हैं, सभी जी। जानते हैं कि किस तरह की मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जी, जी, तो जी। इससे हमें बचने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। सभी विषयों में सभी सभी विषयों में सही निर्णय समय जी, से लेना समय से लेना चाहिए। जी, जी, जी। क्योंकि हर चीज की उपयोगिता समय पर ही है। समय निकल जाता है और आप उसके पीछे किसी एक चीज के पीछे पड़े रहते हैं, फिर उसकी उपयोगिता नहीं रह जाती बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने युवाओं के लिए। अनुपमा जी, आज के युवा, जैसा कि आपने बताया कि आप कैसे जीवन शैली जीनी चाहिए, लेकिन आज का युवा चाहे वो वैवाहिक है या अवैवाहिक है, वो एकल परिवार में रहना चाहता है, एकल रहना चाहता है, अपने माता पिता के साथ या अपने जो चाचा ताऊ या अनेक रिश्ते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वो कैरियर उसका बन भी जाता है तो 5 डे जॉब करता है, लास्ट में वो लास्ट वीक में जाता है, किसी भी स्टेशन पर जाता है और वहाँ अपनी मौज मस्ती करता है, फिर वो 5 डे जॉब में आ जाता है, फिर वो वही क्रम करता रहता है। उसे ना तो माता पिता की आवश्यकता है, ना समाज की आवश्यकता है, ना ही अन्य रिश्तों की आवश्यकता है। यहाँ भी हमारा समाज काफ़ी दूर इन युवाओं से होता जा रहा है, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। जी, इस विषय पर भी हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? जी सर, ये तो एक ऐसा प्रश्न है जो हम आसपास रोज देख रहे हैं, रोज देखते हैं और इससे कहीं ना कहीं गुजरते भी हैं। जी, जी, जी। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि करियर के पीछे भागना और एकल समाज में रहना, जी, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो संस्कारों की कमी। जी। जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो बच्चों के अंदर हमें ये भाव कूट कूट करके भरना चाहिए कि ये परिवार ही आपकी जड़ है। जड़ों से अगर आप छूटते हो तो फिर बहुत सारी चीजें बिखरती हैं। बिल्कुल सही कहा। और कोविड ने हम सबको सिखा दिया, इसका सारा प्रत्युत्तर हमें दे दिया। बिल्कुल जी। कोविड में हम सभी ने देखा कि रिश्ते कैसे टूटे और अपने पराये कैसे सामने आए। जी, जी। जिनके परिवार साथ थे वो परिवार बचा रहा। बिल्कुल सही बात। और बीच में करियर, आपाधापी, जीवन को अपने अनुसार लेके चलने की बच्चों की रुझान, युवाओं का जो अपनी वो थी, ललक थी एक, ये कहीं ना कहीं ये चीजें अब धीरे धीरे कम हुई हैं। युवाओं को समझ में आने लगा है कि एकल परिवार से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। आप हाई राइज सोसाइटीज में जाकर के देखिए, हस्बैंड अलग जॉब करते हैं, वाइफ अलग जॉब करती हैं, बच्चे कहीं हैं, मैं भी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट होता है, तभी मैं निश्चिंत रूप में जाकर के तो सामूहिक होता है। जी। इसलिए समाज में परिवार का स्थान सर्वोपरि है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जिसमें जहां परिवार नहीं है, एकल परिवार कभी भी हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप नहीं है। जी, जी, जी। मुझे लगता है कि आज के युवा जो नहीं समझ पाए हैं उन्हें समझने का ये समझने का मौका है कि आप अपने संयुक्त परिवार की तरफ जाएं। जी। और बड़े बुजुर्गों का भी एक फर्ज बनता है कि बीच की कम्युनिकेशन गैप जो है उसे जरूर दूर करें, बातचीत करें। कहाँ पे आ रहा है, बच्चे ऐसे भी बिगड़े नहीं हैं जो बड़ों को ना समझे, और बड़े कहीं भी अपने आप को झुकने में कमतर ना समझे। जी, जी, जी। क्योंकि ये परिवार उनका ये युवाओं को शायद कम पता होता है कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं या जो बड़ा बुजुर्ग एक होता है सामूहिक परिवार का, वो एक गुरु होता है, गुरु की तरह काम करता है। वो छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को अपने अनुभव से उनको शेयर करते हैं और उनमें आत्मविश्वास पैदा करते हैं। और एकल परिवार में ये सब नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ दीवारें मिलती हैं या वो अपना इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे मोबाइल कहते हैं वो मिलता है। वो फीलिंग, वो टचवुड, वो फीलिंग नहीं, अपनों वाली फीलिंग नहीं देता है। मुझे लगता है कि ये भी है कि एक गुरु को हमेशा, जब हम बाहर के किसी व्यक्ति को गुरु बनाते हैं, मेरा मानना है कि किसी भी हाल में मुझे अपने बड़े माँ बाप को जरूर सुनना है। जी। बेशक एक समय को आपको ऐसा भी लगे कि मेरे पिता इस समय गलत हैं या माता जी यहाँ गलत है, मुझे नहीं समझ पा रही हैं, आप उस समय बीच में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, पॉज कीजिए, अपने भावों को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करिए। उस समय उस बात को समाप्त करिए, दूसरे दिन फिर शुरू करिए। फिर बाद में आप उससे क्विट मत करिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें समाधान चाहिए। उसी समय निर्णय नहीं लेना, जहां भी लगे, जहां आपका टेम्परामेंट बहुत हाई हो वहां आप अपने आप को रोक लीजिए, धैर्य रखें, शांत रखें, आप हट जाइए, उस मैटर पे बात मत कीजिए, आप भी सोचिए, अपने अभिभावक को भी सोचने का मौका दीजिए और पुनः बैठिए। 100%, 200% वो बात बनती है। बिल्कुल बहुत सारे अनुभव हैं। बीच
कुछ ना कुछ बीच का सॉल्यूशन निकल जाएगा। कोई जी, जरूरी नहीं है कि मेरी ही पूरी बात हो, आपकी ही पूरी बात हो, लेकिन एक बीच का सॉल्यूशन निकल जाएगा जहां से कि हम दोनों मिलकर के आगे बढ़े। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे दर्शकों को बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत साधुवाद आपको। हम आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि समाज में ये परंपरा है कि जो रिश्ते होते हैं, जो वैवाहिक रिश्ते होते हैं, वो स्वर्ग से बन के आते हैं जी। ये हम मानते हैं, आप मानते हैं, समाज मानता है। बावजूद उसके भारतीय न्यायालयों में ऐसे वैवाहिक रिश्तों के विघटन की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? सर इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो पहला मैं फिर यही बोलूंगी कि संस्कारों की कमी जी, दोनों ही तरफ से हो सकती है। लेकिन ये मामला उन परिवारों में ज्यादा आ रहा है जो परिवार ज्यादा शिक्षित है, चाहे वो बेटी है या बेटा सर है। वहाँ पे अहम का टकराव हो जाता है। हाँ, वही उन्हीं विषयों पर हमारे सर जहाँ दोनों शिक्षित हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपसी प्रेम जो है वो खत्म होने लग जाता है, मैं बड़ा या तुम बड़े, ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए। अगर पुरुष वर्ग है तो उसे भी ये समझना चाहिए कि मेरी वाइफ है, वो भी उतनी ही शिक्षित है, वो भी सोचने का अधिकार रखती है, वो भी वर्किंग है, उसकी भी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, उसकी भी अपनी चाहते हैं, उसका भी एक सोचने का नजरिया है, आप उसके तरफ से खड़े होकर के सोचिए। और वाइफ को भी चाहिए कि हस्बैंड की तरफ खड़े होकर के सोचिए कि वो क्या सोच रहे हैं। जी। दोनों ही को अपने आप को सैंडविच नहीं बनाना है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण इसमें एक माध्यम है जो इन रिश्तों को खंडित करता है जी, वो है यंत्र, यानी वही मोबाइल यंत्र। बिल्कुल। उस विषय पर जैसे परिवार में आकर भी हम ऑफिशियली बातचीत ना करें, या बच्चों को या परिवार को या अपने गार्जियन को भी ध्यान दें, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं निसंदेह कहना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन गैप किसी भी रिलेशन में नहीं होना चाहिए जी। रिश्ते वहीं बिगड़ते हैं जहाँ कम्युनिकेशन गैप होता है जी। या सामने वाला समझने की कोशिश नहीं करता है जी। या दूसरा पक्ष अपनी बात समझा नहीं पाता है जी। जहाँ समझदारी डेवलप है वहाँ कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा और रिश्ते बिखरेंगे नहीं। और जिस यंत्र की आप बात कर रहे हैं सर, कोविड के टाइम में हमारा स्कूल, बच्चों के स्कूल के सारे चीजें जो होमवर्क तक हैं वो उसी एप्लीकेशंस पे आने लग गए हैं। पेरेंट्स के ग्रुप्स जो होते हैं वो उस पे होते हैं, टीचर्स के ग्रुप उस पे होते हैं, हम कहीं ना कहीं उस पर टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये समझने का भी एक है कि हम अचानक से स्विच ओवर जब हम करते हैं किसी सिनेरियो से, जैसे बड़े हैं हमारे घर के, वो नहीं समझ पाते कि भाई इसमें इतनी डिपेंडेंसी की क्या जरूरत है, हमने तो पढ़ाई ऐसे करी, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। इस समय डिजिटल का जमाना है, हमें नेट से बहुत सारे बच्चों को चीजें निकालनी होती, लैपटॉप से, तो हमें उसको समझना पड़ेगा। सिनेरियो थोड़ा चेंज है, कहीं ना कहीं उसके प्रॉन्स है तो थोड़े कॉन्स भी है। हमारा मेंटल हेल्थ लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उससे क्या कैसे लेते हैं जी। विजिलेंट तो सर पेरेंट्स को रहना ही पड़ेगा कि बच्चे क्या ले रहे हैं या बड़े भी क्या देख रहे हैं। हमें अपने ऊपर भी अंकुश लगाना होगा कि हर तरह की चीजें बिल्कुल है, परिवार में रहकर परिवार के सदस्यों की तरह रहे हैं बिल्कुल, तभी ऐसा लगता है कि रिश्तों का विघटन कम हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर फिर वही प्रश्न आता है कि ये तो स्वर्ग से बनकर आते हैं, जब ये स्वर्ग से बन के आते हैं तो हम इन्हें तोड़ने का हक कैसे रखते हैं? डेफिनेटली नहीं, रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन तलाक के रिश्ते न्यायालय में भीड़ लगी हुई है सर, वहाँ पे मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी कि वाकई रिश्ते जो है स्वर्ग से ही बन के आते हैं जी। क्योंकि आप और हमसे मुलाकात या किसी से भी मुलाकात एक एक पल पे ईश्वर का लिखा हुआ होता है। हम कभी भी किसी से ऐसे नहीं मिल सकते जब तक कि उनका आदेश ना हो। एक और प्रश्न मेरा, जैसे तलाक शब्द है जी, उर्दू भाषा का है, मुस्लिम समाज से, और इंग्लिश में इसको डाइवोर्स कहते हैं जी। हिंदी में क्या कहते हैं? विच्छेद कह सकते हैं, वैवाहिक विच्छेद। कोई इसके लिए इसका कोई शब्द नहीं बना, कोई शब्द नहीं है। हिंदू सनातन में भारतीय, अगर आप अर्थ पे लेके जाओगे तो वैवाहिक विच्छेद कह सकते हो, लेकिन अभी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, डिक्शनरी में नहीं है। तो फिर हिंदू वर्ग को सोचना चाहिए कि ये तो स्वर्ग से बन के आए हैं, इन पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। समस्या है उसका हल करना चाहिए, बिल्कुल बड़ों को बीच में लेना चाहिए, बड़ों को लेना चाहिए। और दूसरी चीज की समस्या को अगर हम समाधान की तरफ लेकर के सोचते हैं जी, तो रिश्ते बिखरेंगे नहीं जी। अपने सकारात्मक रहें, दिमाग में ये सोचे कि कोई भी समस्या है तो हमें उसे शॉर्ट आउट करनी है, बिल्कुल, तभी हम उस पर आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत और सबसे बड़ी बात की कि आपके पीछे आपके बच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, किसी मानसिक रूप से, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने रिश्तों को तो हमें सुधारना ही होगा।
हम दोनों को, उन दोनों को जो है आपस जो में भी संयम आपस में रखना है, पड़ेगा। आप संयम रखना पड़ेगा। हाँ। बहुत बार चीजें बच्चों की वजह से सुलझती भी है और उलझती भी जी है। जी 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 तो जी। बच्चे बीच का एक केंद्र होते हैं, जी, उनकी परवरिश हमें करनी है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उनको सही रास्ते पे ले जाना हमारा कर्तव्य है। अनुपमा जी, हम आगे चलते हैं जी, कि अभी तो हम बिल्कुल। रिश्तों की बात कर रहे हैं, हम आपकी कलम की बात करेंगे, अच्छा, आपकी जी, लेखनी की बात करेंगे। जी सर। आपका लेखनी की ओर, आपका एक लेखक के रूप में, एक लेखिका के रूप में आपका रुझान कब और कैसे बना, हमारे दर्शकों को बताएं। सर, जहाँ तक मुझे याद आता है, बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जी। वैसे तो मेरी माँ हिंदी की लेखिका रही है, जी, बहुत अच्छी जी, जी, है और अच्छा, एमए उन्होंने डबल किया है, हिंदी क्या से भी बात है, किया और क्या साइकोलॉजी से भी किया। उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। अरे वाह, वाह, तो वाह। एक शिक्षा के क्षेत्र में घर का माहौल बहुत बना पूरी रहा तरह से है। शिक्षा जी, का जी, रहा। जी, जी, जी। तो मदर से इंस्पायर तो बेटियां होती ही होती हैं, जी, क्योंकि जी, मदर जी। का बेटे भी होते हैं। जी, जी, बच्चे जी। मैं किसी को वो नहीं करूंगी, बच्चे परिवार से ही माँ से बहुत प्रभावित ज्यादा होते हैं। अटैच जी, होते हैं। जी 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 जी। तो उनकी चीजें मेरे ऊपर रही। हम्म, लेकिन सबसे पहले मुझे कब लगा कि लेखनी में बहुत ताकत है, जी। कक्षा 8 की बात होगी। अच्छा, क्या उम्र मेरी शायद 13 साल रही होगी, जी जी लगभग जी, 12-13 साल के जी, करीब जी। में रही होगी। और उस समय हमारे पास में एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, जी। जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण किस अवस्था में राज्य था। की बात है? बिहार राज्य की जी, बात जी, है जी, जी। मैं जी, सिवान जिले से आती जी हूँ जी जी जी। और मेरे घर से थोड़ी दूर पे वो विद्यालय है। जी। और मुझे पता चला कि वहाँ पे ईंट गिर करके लिंटर का एक बच्चे का सर फट गया। ओहो। और ये मेरे लिए बहुत ही दुखद घटना उस समय लगी कि स्कूल की व्यवस्था कैसी है, कि एक बच्चा इतना हर्ट हो गया। जी। और उसी समय हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता था डेली। मम्मी और पापा का कहना था कि आप लोग एक बार न्यूज़पेपर जरूर पढ़ोगे। जी जी। जो भी न्यूज़पेपर आता था, तो संपादकीय जब जो स्तंभ होता है, नीचे पाठकनामा होता है। जी जी जी। हिंदुस्तान में उस समय पाठकनामा में आया था, टॉपिक दिया गया था हम लोग के लिए कि स्कूल तक आपकी पहुंच। मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो मेरी पहला संस्मरण था जिसको मैंने उसमें लिखा। जी। और मैंने अपने मन के भावों की सारी अभिव्यक्ति उसके अंदर डाल दी थी, जो जी, दर्द जी। और व्यथा थी उस बच्चे की। जी 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 जी। और संपादक महोदय ने उस पर ध्यान दिया, उसे पब्लिश किया। वो मेरे लिए, मुझे उस समय नहीं पता चला, क्योंकि उस समय डिजिटल तो चीजें थी नहीं। जी, जी, जब जी। पब्लिश हुआ तो उसके बाद स्कूल विद्यालय की टीचर मेरे घर पे आ गई, मुझे डांटने के लिए, मम्मा को मेरे बोलने के लिए। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मैंने ऐसा गलत किया है। जी 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 जी। क्योंकि वहां पे डीएम का विजिट हुआ। जी, वाह। और डीएम ने आकर के आदेश तुरंत दिया कि ऐसा विद्यालय क्यों है, जी, और जी। आपने क्यों नहीं हमें सूचना दिया। उसके बाद वो विद्यालय का उद्धार हुआ। वाह वाह वाह। और ये बहुत बड़ी बात तो रही मेरे लिए। आप हमें तो ये प्रश्न करना चाहिए था कि आपके भीतर लेखक और पत्रकार कब आपके भीतर से उसका रुझान आया, क्योंकि आपने अच्छा कार्य किया। जी सर, हाँ जी, एक्चुअली सिर्फ लिखना मेरा उद्देश्य ये था कि जी। ये समाज में किसी भी तरह की विसंगति है। जी जी। और सर, लेखक और आप खुद एक पत्रकार भी हैं, जी जी जी। तो मेरा मानना है कि लेखक और पत्रकार वही हो सकता है जो किसी भी परिस्थिति को देख के वहां पे अटक जाए, बिल्कुल सोचे, दो क्षण रुक जाए। सामाजिक जो फीलिंग है उसको एक्सेप्ट करें। जी जी। और खड़े होकर के अगर वो सोचता है, उस पर लिखना शुरू करता है, तो उसकी संवेदनाएं कहीं ना कहीं किसी और से अधिक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी वो पत्रकार कहलाता है, तभी वो पत्रकार या हाँ, लेखक कुछ जी, कर जी, सकता है। जी, जी। तो मुझे ये लगा कि लेखनी सशक्त जी। हो सकती है, एक माध्यम है जी जी जी। अपने विचारों को पहुंचाने का। जी। अनुपमा जी, हम आगे बढ़ते जी हैं। बिल्कुल सर। जैसा कि हम आजकल अपने समाज के इर्द गिर्द देख रहे हैं जी कि हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे युवा पश्चिमी सभ्यता के मकर जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। जी। मानसिक और सामाजिक के साथ साथ सामाजिक रूप से भी हम दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम वो खा रहे हैं। पश्चिमी जो सभ्यता का जो खान पान है, उससे हमारा शरीर बिगड़ रहा है। तमाम तरह तरह की बीमारियां हमारे घर में, हमारे बिल्कुल। शरीर में बन रही हैं, पैदा हो रही हैं। बिल्कुल। जब वो बन जाती हैं, बड़ा रूप ले लेती हैं, या पहला स्टेज या दूसरा स्टेज भी पार कर लेती हैं, तब हमारे डॉक्टर, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर हमें बताता है कि आप तो 3rd स्टेज में हैं। इस विषय पर हमारे युवाओं को क्या? सर, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, आपका सारा ध्येय हमारे जो आजकल बच्चों के फास्ट फूड लेकर के खान पान की है, उसकी तरफ आपका इशारा है। जी जी जी। और निस्संदेह हम सभी भुगत रहे हैं जी इस चीज को। जी। हमारे घर में भी बच्चे हैं, आए दिन सबकी डिमांड होती है, पिज्जा है, बर्गर जी, है। जी, जी, जी। और हम इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं, यूं कहें कि बच्चों की थोड़ी देर की जो खुशी है, छोटी छोटी भूख के लिए पिज्जा बर्गर पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं।
उसका लॉन्ग टर्म में जो चीजें आ रही हैं आजकल, डिफरेंट काइंड्स के डिजीज है और बहुत दिक्कत होती है। हमें वाकई अपनी वैदिक परंपरा की तरफ बढ़ना चाहिए। जी। और मैं तो कहती हूँ कि जो फूड बेचते हैं रेस्टोरेंट, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये हमारे हमारे जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, जी, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के स्टोर या इस तरह की दुकान या इस तरह के रेस्टोरेंट डेफिनेटली उन पे रोक लगनी चाहिए। सर, हमारे यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, फॉरेन का क्लाइमेट डिफरेंट है। जी, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो चीजें वहाँ एडजस्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे डाइजेशन को ये सूट नहीं करता है, जिससे हमारे तमाम बीमारियां हो रही हैं। और दूसरी चीज की सर, खान पान में आप देख रहे हैं आए दिन पैदावार में कितने पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीजें यूज होती हैं, उसका लॉन्ग टर्म जो प्रभाव होता है वो हमारी बॉडी में आता है। जी। और हर कोई जान रहा है सर, बस हमें अवेयर होने की जरूरत है। कब होंगे हम अवेयर? कब होंगे अवेयर? ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है सर, क्योंकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और समाज भी जानता है, बावजूद उसके हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। सर, हमें अनुशासित होना पड़ेगा जी, अपने आप को रोकना पड़ेगा और ये पहला काम हमें अपने आप से ही शुरू करना होगा। वाह। अगर हम खुद रुक जाएंगे तो हमारे बच्चे भी रुकेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश मैं देना चाहती हूँ कि मैं अपने घर में मैंने मंथ में 1 डे रिजर्व किया है कि तुम्हें एक दिन मिलेगा बाहर का ये चीज जी। बाकी बीच में जो भी चीजें मेरी चीज घर की बनाई है उसमें तुम्हें कोई भी चीज चेंज करनी है कर लो, लेकिन बाहर की चीज नहीं मिलेगी। आपने फास्ट फूड का जिक्र किया कि हफ्ते में एक बार लेंगे, महीने में एक बार, मैंने महीने में एक बार। वेरी गुड। धीरे धीरे उसकी धीरे उन दिनों की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे ताकि उससे बहुत जल्दी दूरी मिल जाए। ये आप कहना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। ये मैं कहना चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बातें आपसे हो रही हैं और दर्शक हमारे बड़े प्रसन्न होकर सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक कमेंट्स भी करेंगे जी। हम प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे समाज में ये भी देखने को मिला है कि जो हमारे युवा हैं शिक्षित हो रहे हैं, कैरियर बना के अपने कैरियर को और डेवलप करने के लिए विदेशों में जाते हैं। बिल्कुल। हमारे युवा अपनी फैमिली के साथ, अपनी धर्मपत्नी, अपने छोटे अपने शिशुओं को लेकर विदेश में जाते हैं, लेकिन जो उनके अभिभावक हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया, वो अभिभावकों को अपने भारत में ऐसे अनाथ आश्रम बने जिन्हें अनाथ आश्रम कहना ठीक नहीं है, वो फुली एसी हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं और उन्हें फील नहीं होता कि कोई कमी महसूस हो रही है। लेकिन 24 घंटे में एक बार या 12 घंटे में एक बार उन बुजुर्गों को अपनों के छुअन की महसूस होती है कि वो मेरे पास हो, मैं उन्हें फील करूं। बिल्कुल। वो उस छुअन को छू नहीं पाते और अपने मानसिक रूप से बुजुर्ग अवस्था में और परेशान रहते हैं जी। तो ये जो संबंध है, ये जो आपस का प्यार है, ये स्नेह है, ये अपनत्व है, ये वात्सल्य है, ये कैसे दूर हो? सर, ये बहुत संवेदनशील जो कहते हैं मुद्दा है, वो मुद्दा है जी। और अभी जस्ट हम लोगों ने मेरे ऑर्गेनाइजेशन एक अवार्ड फंक्शन किया जी। उस अवार्ड फंक्शन में एडीसीपी आए थे जी। उन्होंने जो संस्मरण बताया वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी जी। क्योंकि यही फॉरेन कल्चर और फॉरेन में जाके जॉब करने वाले बच्चों की कहानी है, उसके अंदर एक छोटी सी, और अभी जस्ट मुझे लगता है कि 5-6 महीने पहले की ही बात रही होगी। और सभी जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कल्चर होती है, व्यवस्था होती है वहाँ पे, क्या चकाचौंध जो है हमें खींच करके आकर्षित करके ले जाता है जी। सर, पैसा ही बहुत बड़ी चीज नहीं होती है जीवन यापन करने के लिए जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी मुझे लगता है कि पैसा होना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जीवन के लिए, लेकिन मनुष्य के लिए सब चीज की आवश्यकता होती है। पैसा हमारे लिए अपनत्व, वात्सल्य, फीलिंग भी होती है। बहुत कुछ दे सकता है लेकिन सब कुछ नहीं दे सकता। सब कुछ नहीं दे सकता। सब कुछ के लिए हमें प्यार चाहिए जी, अपनत्व चाहिए, संबंध चाहिए, मित्र चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए। बहुत अच्छी बात। और ये रिश्ते जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ है जी। और उसकी उस चकाचौंध में कहीं ना कहीं बच्चे भटक जाते हैं, जड़ों से दूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं पैसा देकर के सारी फैसिलिटी अवेल कर सकता हूँ, लेकिन आप वो प्यार कहाँ से ला सकते हैं जिस प्यार की जरूरत होती है। वाह वाह वाह। अनुपमा में यहाँ हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो तीसरी पीढ़ी उनके साथ एक शिशु है जी, जो अभी हम बातचीत में हमने कहा कि हमारे घर के लोग जो होते हैं, बड़े तो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वो गुरु होते हैं, लेकिन उस शिशु को तो गुरु नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। उसे सामाजिक
या सांसारिक या पारिवारिक बातें अनुभव तो नहीं मिल रहे। बिल्कुल। उसे तो जो टीवी वाला यंत्र है या मोबाइल वाला यंत्र है वही बताएगा, जो वो बताएगा वो उसे पता लगेगा, वही सच होगा। वो फीलिंग तो नहीं रहेगी, वो भी बच्चा कुछ सालों के बाद एक मशीन जैसा ही काम। डेफिनेटली सर मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ जी कि हमारे जो अभिभावक जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर के हैं, जी, जिन्होंने बड़े सपने लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, हायर एजुकेशन के लिए भेजने की कोशिश करी होगी, उन्हें भी एक बाउंडेशन तय करनी चाहिए। वहाँ पे एक सीमा रेखा खींचनी चाहिए थी कि आपकी पढ़ाई यहाँ तक है, आपको ये करना है। क्योंकि डिसिप्लिन जहाँ भी हम तोड़ते हैं या नहीं बना पाते हैं, बच्चों के प्यार में आकर के बच्चों के प्रति हम बहुत ज्यादा लॉयल हो जाते हैं, नहीं बच्चे जो कह रहे हैं वो कर दे, हमें वो खुशी मिलती है, लेकिन हमें वो दूरगामी जो परिणाम है उनको देखना चाहिए। हमें भी उनको अंकुश लगाना चाहिए कि नहीं, आपको अपने भारत से पलायन नहीं करना है। यहाँ जो सुख सुविधाएं हैं, जो चीजें इस भारत को ही आगे बढ़ाइए, इस भारत देश को आगे बढ़ाइए, टैलेंट को अपने भारत में लेकर के भारत को आगे करिए। क्यों फॉरेन में जाए? आपको घूमने जाना है, आप घूमने जाइए। आप तो विदेश की सेवा कर रहे हैं, विदेश की नौकरी कर रहे हैं। डेफिनेटली देश की सेवा कहाँ कर? सर अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास है, हमारे पास भी थी, हम नहीं गए। मेरी शादी हो रही थी फॉरेन में, मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे अपने भारत से प्यार है। जी देखिए, अगर आपकी शादी फॉरेन में हो जाती है तो हमारे दर्शक आपकी बातचीत से, आपके अनुभव से वंचित रह जाते हैं। नहीं सर, मेरा कजन है, वो तड़पता है कि मुझे भारत में आकर के रहना है, लेकिन उसकी जॉब और वो जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बॉन्डिंग की वजह से वो छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन ये चीजें दिक्कत करती हैं। क्या अनुपमा जी ऐसा हो सकता है कि हमारी भारत सरकार को ऐसे नियम बनाए कि प्रत्येक व्यक्ति की आय, इनकम जो है वो एक सीमा तक रहे, और जिसकी आय बहुत कम है उसकी आय को बढ़ाया जाए, ताकि विदेश में किसी को जाने की जरूरत ना पड़े। पूरी तरह से तो मैं सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि आय को बढ़ाने की जो नीचे वाले तबके हैं या कुछ टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है किसी के, जो नहीं उभर के आ रहे हैं, उसके लिए सरकार को काम तो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आय की सीमा अगर हम सीमित कर देंगे किसी की भी, तो हर टैलेंट इक्वल आ जाएगा, जबकि हर इंसान के अंदर अपना अपना एक पोटेंशियल है। आपके अंदर कुछ ज्यादा, मेरे अंदर कुछ कम है, इनके अंदर कुछ और ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि उनके टैलेंट की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और उस आय को नियंत्रित उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन नीचे वाले तबके को ऊपर जरूर उठाना चाहिए। नहीं, हम आय के लिए तो जाते हैं, आय के लिए परिवार छोड़कर जा रहे हैं, हम तीसरी पीढ़ी को वो संबंध, वो प्यार इसलिए नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी सर, मैं उस बात पे सहमत हूँ कि आय के लिए हम जाते हैं, लेकिन हम सीमित कर देंगे सर किसी भी टैलेंट के कि आपके टैलेंट इतना है और आपको इतना ही मिलेगा। लेकिन सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम अपनों को छोड़कर पलायन ना हो, अपनों को छोड़कर देश से बाहर ना जाए। कुछ ऐसी तो परंपरा करनी चाहिए, ऐसा चलन होना चाहिए। एक्चुअली अगर ये टेक्नोलॉजी, ये रोजगार हमारे भारत में अगर बहुत ज्यादा हो जाए, और दूसरी चीज हमारे बच्चों के अंदर, सभी के अंदर अपने भारत से प्रेम एक अस्थायी रूप में रहे, फ्लेक्सिबल ना रहे कि हम गए फिर वहां गए तो जाके बस ही गए, साल भर के लिए जा रहे हैं, 2 साल के लिए जा रहे हैं और फिर बस जाते हैं, वो वाली चीज नहीं। देखिए जॉब तो परमानेंट करना होता है और फिर तो बसना भी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया में बढ़ेगी, गवर्नमेंट इस पॉइंट पे सोचेगी कि हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है जिससे कि टैलेंट का पलायन ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो टैलेंट को पलायन ना करने देने के लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए। वाकई चलिए, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी बातचीत आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे भारतवर्ष में वट वृक्ष है जी, और वट वृक्ष हमें फूल भी देते हैं, फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, बावजूद उसके वो हमेशा झुके रहते हैं, उनके तने झुके रहते हैं, बिल्कुल, वो हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं जी। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जी, उसको अधिक आय हो जाए, अधिक चल अचल संपत्ति हो जाए, या टैलेंट अधिक हो जाए, जैसा भी आपसे बातचीत हो रही, तो वो बदल जाता है, उसके अंदर अहम आ जाता है जी, उसके अंदर घमंड आ जाता है, और वो अपने से बराबर वाले, समकक्ष वालों को या अपने से छोटे वालों को कुछ नहीं समझता, उनको रेस्पेक्ट नहीं देता। इस विषय पर क्या कहेंगे सर? ये तो हम सभी भुक्तभोगी हैं ये ईगो और जिसको कहते हैं ना कि आत्म अभिमान जी, ये जहाँ भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो जाते हैं जी, तो ये स्वतः पता नहीं क्यों पनपने लग जाता है, जबकि हर कोई समझता है कि ये गलत दुर्गुण है, इसे हमें थाम करके रखना चाहिए जी।
और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पनपते ही आपके जो मूलभूत जो गुण है वो भी समाप्त होने लग जाते हैं। वो बढ़ते नहीं है, जो होते हैं वो भी कम होने लग जाते हैं। जी 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 जी। सबसे बड़ी बात कि लोग आपके प्रति अपनी विश्वसनीयता जो होते हैं वो खत्म होती चली जाती है। ये लोगों को समझ में तो आता है, देर से आता है। तो ये हम अपने लिए बात कर रहे हैं या जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके लिए? ये सभी के लिए है। जी जी। अगर हमारे अंदर ये अवगुण हमें भी नहीं देना पॉसिबल कि हमारे अंदर भी आ जाए, नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि हमारे अंदर ये चीज ना आए। ताजा उदाहरण सर देख लीजिए अभी चुनाव में आप चलिए, नहीं होना चाहिए। हमें जो है हर मनुष्य, चाहे वो काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, चाहे गरीब है या अमीर है, सबको एक समान रखना चाहिए, सबकी एक तरह से सम्मान देना चाहिए। और क्योंकि हम सब इस भारतवर्ष के वासी हैं और इस मिट्टी से पनपे, अपने माता पिता के अनमोल हीरे हैं सभी, और सबको एक दूसरे के एक समान है। ये तो खामखा मनुष्य अपने आप को ग्लानि लेकर जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ नहीं है सर, मैं तो है ही नहीं, हम हैं सब कुछ। चलिए, हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करते हैं। जी सर। कि आप एक साहित्यकारा हैं, लेखिका हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, और आप जॉब भी करती हैं जी। ये सब कुछ तालमेल आप कैसे बिठा लेते, कैसे बना लेते? सर, सिर्फ एक शब्द में कहना चाहती हूँ जी, कुछ भी करने की चाहत होनी चाहिए। वाह वाह वाह। अगर किसी के अंदर एक चाहत है, जुनून है कि मुझे करना है जी, तो सब चीज हो जाती है। क्या बात है। और परिवार को साथ देना ही होता है। अगर चाहत होती है, कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपके पीछे आपका परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पीछे प्रकृति की नियति है कि आपका परिवार आपके अपने आप को साथ अवश्य देंगे। किसी भी परिस्थिति में वो आपको छोड़ते नहीं है। जी जी। और कोई भी इंसान बड़ा तभी बनता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अपने ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रू मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने अपने इतने अच्छे विचार मुझे साझा करने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।